अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज के इस व्लॉग में दो तीन अहम बातों पर आपसे गुफ्तगू करूंगी। एक तो इमरान खान साहब का जो कत्ल का हमला जो हुआ था, कातलाना हमला जो उनके ऊपर हुआ था, उसकी जो JIT है उसकी रिपोर्ट सामने आई है, उससे क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं और किन चीज़ों की तरदीद होती है, उसके हवाले से जो तबसरे तज्जिए चल रहे हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब नए आर्मी चीफ से कब मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात का एजेंडा क्या हो सकता है। ये भी आपसे जिक्र करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा को जो चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया है PMLN का, उससे क्या फ़ायदे या नुकसान होने वाले हैं। मरियम PMLN का फ़ायदा करेंगी या फिर उल्टा नुकसान ही करेंगी। तो आज दो तीन अहम मामलात पर आपसे बात होने जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में खासे मोहतात हैं और उन्होंने अभी तक उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि खुलकर बात करने से गुरेज किया है। उनकी कोशिश ये है कि उनके हवाले से वो ज़्यादा कोई बहुत ऐसा सख्त रद्दमल ना दें और ना ही कोई उन्होंने बहुत कोई नरम रद्दमल दिया, बल्कि कोशिश की है कि एक मोहतात सा रद्दमल दें जब भी उनसे उनके बारे में सवाल होता है। और जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके मुतालिक अब वो काफ़ी खुल के तनकीद भी करते नज़र आ रहे हैं। उनके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं, उनको ज़िम्मेदार भी ठहराते नज़र आ रहे हैं तमाम तरमाशी सूरत हाल जो इस वक्त मुल्क में दरपेश है, जो सियासी बहरान है उसके हवाले से। लेकिन जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनके बारे में जब भी उनसे सवाल किया जाता है तो वो कोशिश करते हैं कि उससे थोड़ा सा एहतियात से ही उस पर कोई कमेंट करें। आमतौर पर वो कह देते हैं कि अभी वो नए आए हैं, अभी देखते हैं उनकी क्या पॉलिसी है। फिल वक्त फौरी तौर पर हमें पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम अभी देखेंगे कि वो किस तरह से आगे चलते हैं उनके साथ मामलात। लेकिन अब कुछ खबरें ये आ रही हैं सामने कि इमरान खान साहब जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनसे शायद कुछ मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं। अब ये खबर बड़े सीनियर सहाफ़ी के थ्रू मैंने तो देखी है, लेकिन क्या ये ख्वाहिश जो है वो इमरान खान साहब की है, ये ख्वाहिश जो है वो दूसरी तरफ से है, या कोई तीसरा शख्स है जो कि इस कोशिश में है कि इन दोनों की कोई मुलाकात हो जाए। मेरा अंदाज़ा ये कह रहा है कि शायद कोई इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के अंदर ही कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं, कुछ लीडर्स हैं जो ये चाहते हैं कि जो नई इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं उनके जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर तौर पर नए तरीके से स्टार्ट हो सके, असर नौ जिसे कहते हैं ना, ताल्लुकात का आगाज़ हो सके। तो इसके लिए उनकी कोशिश ये है कि पुरानी रंजिशों को भुलाकर जो नए आर्मी चीफ हैं उनसे कोई खान साहब की मुलाकात हो जाए, जिसके बाद कुछ सूरत हाल ज़ाहिर है वन ऑन वन मीटिंग जो होती है वो हमेशा इस लिहाज से बेहतर होती है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा क्लैरिटी से पेश कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कोई तीसरा शख्स किसी तीसरे शख्स को बता रहा हो। तो वो खैर सगाली के नेक ख्वाहिशात के जो भी पैगामात हैं वो एक दूसरे को अगर आमने सामने बैठ कर दिए जाएं और जो मुल्क की सिचुएशन है उसके ऊपर खान साहब कोई अपनी सजेशंस दें या कोई लचक दिखाने की बात करें, उधर से कोई दूसरी तरफ से भी ऐसी ही यकीन दहानी हो कि भाई किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, किसी को कोई दीवार से लगाने की कोशिश नहीं की जाएगी, या किसी के साथ किसी भी किस्म का माइनस का जो मामला एक हम सुनते जा रहे हैं वो नहीं होगा। तो अगर दोनों तरफ से ऐसी कोई आमने सामने बैठ कर जिसको कहते हैं कि एतमाद का जो फुकदान है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या PTI में, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए तो ये एक अच्छी हिकमत अमली हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जहाँ अफवाज पाकिस्तान बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए और उनका जो एक किरदार है और जो उनकी अहमियत है उससे कोई इनकार नहीं करता, तो वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है और मुल्क गिर सियासी जमात है। तो उसको भी अगर आप नज़रअंदाज करके सिस्टम को चलाने की कोशिश करेंगे तो ये सिस्टम ऐसा ही चलेगा जैसा इस वक्त हमें चलता हुआ महसूस हो रहा है, बल्कि चल तो ये रहा ही नहीं है, आप यूं कह लें कि जैसे इस वक्त हमें ये बिखरता हुआ महसूस हो रहा है। जिस तरह से ये पाकिस्तान को नीचे लेके गया है सिस्टम इस वक्त, जो मौजूदा अरेंजमेंट है, ये ऐसा ही चला सकते हैं फिर अगर आप सबसे बड़ी जो सियासी पावर है उसको आउट ऑफ बिजनेस करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा आइडिया हो सकता है। इस सिलसिले में कोशिश ये की जा रही है कि सदर आरिफ अलवी, जो कि इससे पहले साबिक आर्मी चीफ के हवाले से भी उनकी कोशिश थी कि इमरान खान साहब के तनाज़ात उनसे दूर हो सकें, वो कोशिशें तो खैर कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन अब उनकी शायद उनको ही ये टास्क अब मिला है या उन्होंने ये अपने सर बीड़ा उठाया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं
पीटीआई के और खान साहब के, उनको बेहतर करने के लिए कोई कोशिश करें। तो देखते हैं जी आने वाले दिनों में क्या वाकई ऐसी कोई मुलाकात हो पाती है या नहीं। इमरान खान साहब बड़े वाजे हैं इस मौक़िफ़ पर कि वो कोई अपने लिए एनआरओ तो चाहते नहीं है, कोई इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें करके। उनका तो एक ही एजेंडा होता है कि इलेक्शन करवा दें और साफ और शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन करवा दें, ताकि जो मुल्क में इस वक्त क्राइसिस है उसका खात्मा हो सके, जो फ्रेश मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आए वो जो है आके मामलात संभाल ले। तो ये उनका आप कह सकते हैं ऑफ द रिकॉर्ड भी मौक़िफ़ है, ऑन द रिकॉर्ड भी मौक़िफ़ है, बंद कमरों में भी यही मौक़िफ़ है उनका कहना है, और आर्मी चीफ के साथ जो भी मुलाकात होगी उसमें भी उनका यही मौक़िफ़ होगा। तो अगर ऐसी कोई मुलाकात होती है तो मेरा ख्याल है कि मुल्क की सलामती और मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं उससे निकलने के लिए एक बेहतर चीज़ हो सकती है। अगरचे पीडीएम के लिए ये खतरे की घंटी होगी। पीडीएम को ये लगेगा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि उनकी बका इस चीज़ में है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की लड़ाई रहे, इस सूरत में ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट को एक जाहिर सी बात है, अगर वो खुद तो नहीं आके रूल कर रहे तो उनको ये जो सारी जमातें इनके अलावा फिर उनके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं रह जाता। तो ऑफ कोर्स फिर पीडीएम तो यही चाहती है कि वो उनको सपोर्ट करें और वो सपोर्ट करते रहें और ये अपना काम निकालते रहें, इनका गुजारा चलता रहे और खान साहब दोबारा पावर में ना आ सकें। लेकिन अगर खान साहब के साथ मुलाकात हो जाती है या इस्टेब्लिशमेंट के पीटीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो इस सूरत हाल में पीडीएम के लिए यकीनी तौर पर ये बड़ा ही कोई खौफनाक मंजर होगा, क्योंकि इससे फिर उनके ना तो सिर्फ ये कि इक़्तिदार की छुट्टी होगी, बल्कि फिर खान साहब अगर वापसी का उनका कोई इम्कान बनता है इक़्तिदार में तो फिर उन्हें ये भी मालूम है कि फिर जो कुछ ये सारा कुछ उन्होंने गेम प्लान किया था ये फिर सारा उनका तलपट हो जाएगा। तो ये एक बहरहाल एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, देखते हैं आने वाले दिनों में ये ऐसा हो पाता है या नहीं है। फिलहाल हम ये भी देख रहे हैं कि जो अभी तक की चीज़ें उसमें एक दो चीज़ें पॉजिटिव हुई भी हैं इस सेटअप के आने के बाद या नए आर्मी चीफ की तकर्री के बाद, जो कि खुद मेरी जब अभी कुछ दिन पहले खान साहब से एक मुलाकात हुई तो उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कुछ चीज़ें तो अभी पॉलिसीज़ उनका कहना था कि अभी पहले जैसी ही चल रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी सी बेहतर लग रही हैं, जैसे कि मीडिया के ऊपर अब उस तरह से सख्ती दिखाई नहीं दे रही है जैसे पहले बहुत ही ज़्यादा हो गया था मामला ख़राब। तो उनका ये मानना है कि थोड़ी सी चीज़ें इंप्रूव कर रही हैं। मीनवाइल अभी आपने देखा आज़म सवाती साहब की बेल भी हो गई है, वो भी बाहर आ गए हैं जेल से, पूरे मुल्क की जेलों में मुकदमात भुगत के और जेलें काट के अब वो भी उनकी ज़मानत भी मुमकिन हो पाई है। फिर इसी तरह से शहबाज गिल साहब के हवाले से भी जो चीज़ें चल रही थी उनको फिर से मुकदमात में नामजद किया गया था, तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि थोड़ी सी नरमी दिखाई दे रही है। और एक और जो चीज़ हुई है इस सिलसिले में वो ये कि जो इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ था उसकी जो JIT रिपोर्ट आई है उसमें भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ। अच्छा, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि मैं कुछ लोगों का इस पर तज्जिया और तबसरा और जो जिसको कहते हैं रिएक्शंस देख के बड़ी हैरान हो रही थी। JIT रिपोर्ट बताती है कि इमरान खान साहब को गोलियों के टुकड़े लगे हैं, धात के टुकड़े लगे हैं, और बताती है कि ये एक कोई हमलावर नहीं था, 3 मुख्तलिफ जगहों से जो है 3 मुख्तलिफ वेपन से अटैक हुए हैं। ये JIT रिपोर्ट ये भी बताती है कि ये जो बंदा था ये ट्रेंड भी था और इसके पास जदीद असलहा था। और ये JIT रिपोर्ट बताती है कि जो शहीद हुआ था कारकुन मुअज़्ज़म PTI का, वो भी कोई खान साहब के गार्ड्स की गोली से हलाक नहीं, जाँ भाग नहीं हुआ था, बल्कि उसको भी किसी हमलावर की ही गोली लगी थी। 3 तरफ से अगर हमले हुए हैं तो सिर्फ एक ही हमलावर जो नवीद पकड़ा गया था, जिसका बाद में आपने वीडियो रिकॉर्ड भी देख लिया था, वीडियो बयान भी देख लिया था, वही सिर्फ पकड़ा गया, बाकी अभी नहीं पकड़े गए। और साथ ही ये भी बताती है कि इस सारे प्रोसेस में जो उसका वीडियो रिकॉर्ड हुआ, फिर वो लीक हुआ और फिर वो मीडिया तक पहुंचा और चंद ही हमने देखा कि मिनटों सेकंडों में वो सारी टीवी स्क्रीन्स की जीनत भी बन गया और उसको ऐसे सोशल मीडिया पर भी फैलाया गया कि एक नैरेटिव बनाया जा सके कि जैसे बस जी ये अकेला बंदा था, इसने आके अपनी मजहबी मुनाफरत में जो है खान साहब पे अटैक कर दिया। तो ये एक सोचा समझा प्लान जो था वो महसूस हो रहा था। तो ये JIT रिपोर्ट ये सारी बातें कन्फर्म कर रही है। लेकिन इसके इन तमाम बातों के ऊपर से सरफे नज़र करके सिर्फ एक बात के ऊपर लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जी खान साहब को गोलियां नहीं लगी, उनको तो धात के टुकड़े लगे। अब भाई बंदा पूछे कि गोलियां क्या पानी से बनती हैं या गोलियां क्या कोई कागज से बनती हैं? गोलियां भी तो धात से ही बनती हैं। अब आप जिस तरह भी इस बात को कह लें कि गोलियां पूरी की पूरी बुलेट गोल अंदर गई है, छू के गुजरी है, उसका कोई टुकड़ा लगा है या जो है वो करीब से गुजरी, कुछ भी आप कर लें, इन द एंड है तो ये एक असैसिनेशन अटैक ही था।
तो उनको एक कत्ल करने का अटैक करने किया गया था पूरा मंसूबा बनाकर। तो अगर आप उसको ये कह लें कि जी टुकड़ा लगा या पूरी गोली अंदर घुस गई या नीचे लगी या ऊपर लगी, तो आप जिस तरह मर्जी कह लें, लेकिन मतलब मैं हैरान हो रही हूँ कि धात का टुकड़ा अगर उन्हें लगा है तो वो धात का टुकड़ा किस चीज़ का था? वो क्या गोलियों का टुकड़ा नहीं था? वो क्या कंटेनर का टुकड़ा आके लग गया था खान साहब के ऊपर? तो बात तो एक ही है कि गोली पूरी लगी, उसका टुकड़ा लगा, कुछ भी लगा, लेकिन गोली तो गोली है। तो वो अटैक तो गोलियों से ही किया गया है। वो कोई कागज़ की गोलियां तो नहीं थी कि जी गोली नहीं लगी लेकिन धात का टुकड़ा अलग से कोई आके लग गया। तो ये एक अजीब सी बेवकूफ़ाना सी बातें हम सुन रहे थे सोशल मीडिया पर भी और टीवी पर भी तज्जिए तबसरे ये कह रहे थे कि जी गोलियां नहीं लगी। तो मतलब अब वो जैसे वो फिल्मों में होता है ना, ऑपरेशन हो रहा होता है, पूरी पूरी गोलियां यूं निकल के वो दिखा रहे होते हैं खौल समेत, तो शायद ये लोग ये चाह रहे थे कि पूरी पूरी यूं गोलियां निकल के खान साहब के टांगों से निकलते हुए दिखाई जाती कि जी ये देखें पूरी पूरी गोली हमने निकाली है, तो फिर उसको वो मानते कि शायद गोलियां लगी हैं। तो अल्लाह ही जाने के वो लोग क्या चाह रहे थे। लेकिन ये जो सारी JIT है, इसमें ये पता चलना कि DPO ने उसमें जो है वो ताउन नहीं किया या फिर जो वफाकी इदारे हैं वो इसमें ताउन नहीं कर रहे, तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं चीज़ों को कवर रखने की कोशिश की जा रही है। अभी तक पूरी सच्चाई से चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन जो आया है सच वो भी काफ़ी कुछ है ये बताने के लिए कि ये इशारे जाकर कहाँ मिलते हैं, क्या है इसका सिलसिला और कौन अब इनको मज़ीद रुकावट डाल रहा है कि चीज़ें सामने ना आ सके। तो ये बड़ा ज़रूरी है, इसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी। DPO गुजरात जो कि खुद पंजाब हुकूमत के हैं, लेकिन देखिए वो शामिल तफ्तीश नहीं हुई इस JIT में, तो ये भी बड़ी हैरान कुन बात थी। थोड़ी सी बात मैं करना चाहती हूँ इस हवाले से कि जो मरियम नवाज साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइज़र तैनात कर दिया गया PMLN का। अच्छा जी, इससे 3-4 बातें तो एक तो वाजे हो गई। पहली बात तो ये कि हो गई है हमजा शहबाज की छुट्टी और शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी। तो अब शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना फ्लॉप हो गए हैं, और ना तो वो पार्टी को उस तरह से मुतहरिक रख सके, पार्टी बचा सके, और गवर्नमेंट में आकर जो उनका एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो एक बुत बना हुआ था वो भी बुरी तरह से पाश हो चुका है। तो वो तो अब लग रहा है कि आइंदा आने वाली सियासत में खुड्डे लाइन ही लगे होंगे उनका। मुझे तो कोई सियासी फ्यूचर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। और बाकी वो सिंबॉलिक सदर रहे तो वो रहे, लेकिन मतलब डिसीजन मेकिंग में उनका कोई है नहीं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए बड़ी कोई खबर थी जिस पे बात हो रही थी, लेकिन देखा जाए तो बेशक मरियम नवाज साहिबा को ओहदा अब अपॉइंट किया गया होगा, लेकिन पार्टी तो पूरी उन्हीं के कंट्रोल में थी। जब से आप देख रहे हैं कि ये 2018 के बाद से ऑनवर्ड्स और मियाँ साहब का जाना और ये सब चीज़ें, तो वो सारे फैसले कौन कर रहा है? मियाँ साहब के ये जाना, मियाँ साहब की ट्वीट किसने करनी है, कैसे करनी है, मियाँ साहब से फैसले कैसे लेने हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब को कौन गाइड कर रहा है, डार साहब को या मिफ्ता साहब को कौन इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। तो ये सारी बातें किसी के लिए क्या ढकी छुपी थी? सबको मालूम है कि मरियम ही डी फैक्टो लीडर भी थी पार्टी की और डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर भी वही बनी हुई थी, तो सब कुछ तो वही पहले भी कंट्रोल कर रही थी, हैंडल कर रही थी। तो अब ओहदा उन्हें अब असाइन किया गया, लेकिन काम तो पहले भी सारा उनके हाथ में ही था, कंट्रोल तो वही कर रही थी, वही पॉलिसीज़ बना रही थी। तो ये जो अपने मियाँ साहब हैं इनकी तो जनाब बिल्कुल छुट्टी नज़र आ रही है, लेकिन इससे 2-3 बातें और भी मुझे लग रही है कि फ़िलहाल लग रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी फ़िलहाल कोई वापस प्लान फौरी तौर पर आने का शायद नहीं अभी कर रहे, और इसीलिए जो मियाँ साहब ने ये जो ड्यूटियाँ ये सारी मरियम नवाज को सौंपी हैं। तो 2-3 बातें तो ये पता चल रही हैं। अब ज़रा इस पर आ जाइए कि इससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। देखिए, मरियम नवाज साहिबा की अगर आप सियासत का अभी तक जायज़ा लें तो आपको ये नज़र आता है, जो पॉजिटिव चीज़ें मैं थोड़ी सी बता दूं कि क्राउड पुलर हैं। अगर PMLN में कोई ऐसा चेहरा है जिसको सुनने के लिए लोग अभी भी कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मरियम नवाज साहिबा ही हैं। तो अगरचे आखिर में जो उन्होंने जलसे वगैरह किए थे वो भी काफ़ी मायूसकुन ही हो गए थे, लेकिन बहरहाल उनमें ये करंट है कि वो थोड़ा सा अगर चीज़ों को लेकर चल रही हों, अगर थोड़े से हालात इनके साजगार हों, थोड़ी पॉलिसी इनकी बेहतर हो, तो वो बेहतर तरीके से जो है वो एक लोगों को इकट्ठा करने की अपने अंदर सलाहियत रखती हैं। तो अगर इनमें से बाकियों की निस्बत में बात कर रही हूँ तो जाहिर है अब शहबाज शरीफ को सुनने तो नहीं लोग आते, हमजा शहबाज को सुनने तो कोई नहीं आ रहा, तो अगर कोई आएगा इनमें से तो मियाँ साहब को सुनने आते थे। अब मियाँ साहब नहीं अगर आ रहे वापस तो फिर मरियम ही इनके पास एक बेहतर ऑप्शन बचती हैं। तो इस लिहाज से एक ये उनके लिए पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि मरियम नवाज साहिबा अभी तक आजमाई हुई नहीं है। मियाँ साहब अपना 3 दफ़ा वज़ीर आला वज़ीर आज़म रह चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रह चुके हैं, वज़ीर आज़म बन के भी जो उन्होंने कारनामे किए हैं वो भी सबको पता चल चुके हुए हैं। तो अब इनके पास एक अगर कोई नया चेहरा था तो 2 ही थे, या हमजा शहबाज या मरियम नवाज।
हमजा शहबाज के तो गट्स उस तरह से नज़र नहीं आते, लेकिन मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो एक ऐसा चेहरा हो सकती हैं कि जिसके लिए लोग कहें कि यार अब इसको भी आजमा के देख लें कि ये किस तरह से जो है वो चीज़ें चलाती हैं। तो इस लिहाज से एक नयापन जो है कि भाई एक आप नए बंदे को ट्राई कर लेते हैं विद इन द पार्टी, तो वो है। तीसरी जो चीज़ है, मरियम जारे मिजाज हैं, एग्रेसिव है उनका स्टाइल, और आमतौर पर हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में एक एग्रेसिव स्टाइल जो है उसको पसंद किया जाता है। तो इस लिहाज से भी वो एक उनके लिए पॉजिटिव फैक्टर है कि उनकी ज़ुबान काफ़ी तेज़ है, काफ़ी हार्श तकरीरें कर लेती हैं, तो एक एग्रेसिव स्टाइल है उनका, एग्रेशन उसमें नज़र आता है। तो उस लिहाज से उनको उस चीज़ का एडवांटेज हासिल है। तीसरा एक और जो चीज़ है वो ये कि वो एक खातून है, और ख़ातून होने के एडवांटेज मैं कोई उसमें नहीं कह रही कि कोई फेमिनिज्म का मैं कोई शिकार हूँ, लेकिन इस लिहाज से ज़रूर है कि देखिए जो खातून है वो तो जितना मर्जी दूसरे मुखालिफ को आके बुरा भला कह ले, उसको तो खुली छुट्टी होती है, लेकिन जब मुखालिफ उसके ऊपर कोई बात करता है तो फिर सब एकदम वो जाग जाती है ना, सबका औरत कार्ड जाग जाता है कि यार देखें खातून को ऐसे कह दिया। भैया जब आप वो निकल आई है, लीडर बन गई है, तो वो फिर खातून और मर्द आप छोड़ दें ना, फिर अगर वो जो वो बात कर रही हैं तो फिर उसका जवाब भी वो सुनेंगी, अगर वो अच्छे से बात करेगी तो उनको भी अच्छा से जवाब मिलेगा आगे से। तो लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ उल्टी गेम चलती है, वो खान साहब को क्या क्या नहीं कह जाती, बहुत बदतमीज़ी से बात करती हैं, बहुत ज़्यादा उनकी अल्फाज जो होते हैं वो सख्त होते हैं इमरान खान साहब के लिए। लेकिन इमरान खान साहब ने अगर ज़रा सा भी कोई थोड़ा सा भी उनके लिए कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, या कोई ऐसी जुमानी बात कर दी, डबल मीनिंग वाली कुछ कह दिया, या कोई हल्का सा लाइटर नोट पे कोई मजाकन ही एक बात कह दी, तो उसके ऊपर भी सारे मीडिया में उस दिन जो सबसे बड़ा इशू बन जाता है वो ये कि जी खान साहब ने उनके ऊपर पता नहीं क्या अटैक कर दिया, खातून होने का लिहाज नहीं किया। तो वो औरत कार्ड खेलने का जो है ना इन्हें भरपूर मौका इन्हें मिल जाएगा कि ये जो मर्जी कहती रहें, और आगे से जब उन्हें कोई कुछ कहेगा तो वो फ़ौरन फिर मजलूम और ख़ातून और फिर वो वाला कार्ड जो है वो जैसे मर्जी इस्तेमाल करें फिर आप लोग। तो वो एक लिहाज से उनको इस चीज़ का भी फ़ायदा है। बाकी एक चीज़ मैं एडमिट करूँगी कि बाकी लोगों की निस्बत हमजा शहबाज हों या सुलेमान शहबाज या वो क्या नाम है अपने हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, शहबाज शरीफ, इन सब में से अगर कोई थोड़ा सा ब्रेनी लगता है, इंटेलिजेंट लगता है, तो वो मरीम नवाज़ साहिब हैं। इनके पास बेशक वो कहते हैं इविल साइड में थोड़ी सी हो, लेकिन ये कि कोई प्लान्स हैं, तो थोड़ी इंटेलिजेंट अगर इनमें सारे ख़ानदान में कोई हैं तो वो मरीम नवाज़ साहिबा इनमें से दिखाई देती हैं। तो PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये एक बेहतर फैसला हो सकता है, लोग उन्हें एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन इसके जो ओवरऑल नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। अब वो क्या है वो मैं ज़रा जल्दी से वाइंड अप कर दूँ। पहली बात तो ये कि जनाब फिर वही बात कि शरीफ बरादरान, शरीफ फैमिली, शरीफ लिमिटेड कंपनी, मतलब अपने फैमिली से बाहर आपने किसी को कोई ओहदा नहीं देना। अब सीनियर नायब सदर जो हैं वो शाहिद खान अब्बासी भी हैं, 2-3 और लोग भी सीनियर नायब सदर हैं, सरताज अजीज साहब भी हैं, एक और भी हैं, लेकिन आपने चीफ ऑर्गेनाइजर का एक स्पेशल ओहदा क्रिएट कर दिया मरीम नवाज साहिबा के हाथ में कंट्रोल देने के लिए। वजह कि जी शरीफ फैमिली के अलावा हम किसी को ओहदा नहीं दे सकते। भाई आप साद रफीक साहब को देखें, स्टूडेंट लीडर से वो बंदा जो है वो एक जिद्दोजहद कर रहा है, कारकुन है, सियासी बंदा है, वो एक मेहनत करके वहां तक पहुंचा है। बहुत सारे जहांदीदा लीडर हैं, शाहिद खान अब्बासी हैं इनके पास, एहसन इकबाल हैं, कितने ही और सीनियर पार्टी में लीडरशिप है, लेकिन आपने ओहदा इनको नहीं किसी को देना। ओहदा वही होगा, उसी को मिलेगा जिसके साथ शरीफ लिखा होगा। तो ये जो एक मौरूसी सियासत का जो एक गुलाम दर गुलाम का जो सिलसिला है ना, ये यहाँ पर बादशाहत वाला मामला जो है ना ये ख़त्म होने में नहीं आ रहा। तो एक तो ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। फिर दूसरी जो एक और इसमें चीज़ है वो ये कि मरीम नवाज साहिबा के पास क्या एक्सपीरियंस है ऑर्गेनाइज करने का पार्टी। हमजा शहबाज तो हमें नज़र आता है कि वो लोगों से, वर्कर से मिलते हैं, उनका एक तंजीम साजी का वो एक नीचे के लेवल तक उनका एक एक्सपीरियंस है। इनको ये कहाँ लोगों से मिलती, इनको क्या पता है ऑर्गेनाइज करना पार्टी, क्या इनकी जो है वो एक्सपीरियंस है एक नीचे के लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक, क्या जिद्दोजहद है, क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह की तो कोई कंट्रीब्यूशन, कोई एक्सपीरियंस, कोई चीज़ ऐसी है नहीं। तो ये उल्टा पार्टी को डुबोने वाली बात है। जब आपको ग्राउंड लेवल का एहसास ही नहीं है तो आप कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह से। ये काम वो कर सकता है जो नीचे से ऊपर तक गया, जिसको हर स्टेज पर पता है कि क्या क्या है, तो वो बेहतर अंदाज से चीज़ों को हैंडल कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है। जो बंदा ऊपर से ही बैठा हुआ है उसको तो पता ही नहीं नीचे हो क्या रहा है, तो उसको तो ग्राउंड रियलिटीज़ का भी उस तरह से अंदाज़ा नहीं होता। और इसके अलावा मरीम नवाज साहिबा के पास है क्या फेलियर्स के अलावा, जितनी उन्होंने इलेक्शन कैंपेन रन की है सारी PMLN उसमें हारी है। फिर
जो अपना उनका अगर कोई आप देख लें कि जो उन्होंने आज कोई बात की है, कल कोई बात की है, परसों कोई बात की है, तो वो एक उनका कैरेक्टर का जो उन्होंने एक होना चाहिए लीडर का कैरेक्टर, उस लिहाज से तो उसमें वो उनकी गुफ्तगू में वो कंटिन्यूटी, वो विजन कहीं मुझे नज़र नहीं आता। सिवाय इमरान खान साहब को गालियाँ देने के कौन सा उनका कोई कमाल है जिसके ऊपर उनको जो ओहदा मिल जाए। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि ये कोई PTI को डेंट डालने में कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, जो PMLN एक मुर्दा सी सियासत इस वक्त हो रही है, उनका जो सियासी कारकुन है वो मायूस है, उसके लिए शायद कोई रे ऑफ होप हो कि वो कुछ चेंज के लिए उनकी तरफ देखे या कोई थोड़ा सा मुतहरिक हो जाए। लेकिन अदरवाइज अगर आप ये कहें कि उससे कोई मुखालिफिन को लरजने कांपने की ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।